अगर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रेपेल करता है। तो इनमें फोर्स अप्लाई होता है कुछ ऐसे कि वो फोर्सेस इन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ये रेपल्सिव फोर्स होता है। उसी तरह से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप इंटरैक्ट करवाएं तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है। यहां पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जैसे ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं, मान ले F1 फोर्स से, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को धकेल रहे हैं F2 फोर्स से, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं F3 फोर्स से। तो इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन से। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरैक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो, चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करने के लिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज रिसाइड करता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इन सभी पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इनके अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम चार्ज को इसके एक बिहेवियर से डिफाइन करते हैं। जैसे चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये चार्ज का एक प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज का एक बिहेवियर हो गया। तो हम इसके अपने बिहेवियर से ही इसे डिफाइन करते हैं। हमें फंडामेंटली ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है। ये एक फंडामेंटल सवाल है कि चार्ज क्या है और दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों अप्लाई होता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, फिजिक्स में फंडामेंटल सवालों का जवाब नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए वो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। हमें पता है कि फोर्स अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच। फोर्स का डायरेक्शन भी हमें पता है कि भाई सिमिलर चार्जेस हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे से दूर। अगर डिसिमिलर चार्जेस हुआ, अनलाइक चार्जेस हुआ, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो। उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता लगा सकते हैं उस फोर्स का, कूलॉम्स लॉ से। लेकिन क्यों वो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसका एग्जैक्टली यूनानिमस जवाब हमारे पास नहीं है। इसी तरह से एक और फंडामेंटल सवाल है कि मास क्या है, द्रव्यमान, मास। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि दो मासेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन क्यों अट्रैक्शन होगा दोनों मासेस के बीच, ये हमें नहीं पता। तो फंडामेंटल सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, उसका जवाब हम खोज रहे होते हैं। हमें जब इनका जवाब मिलता है तो एक नया सवाल क्रिएट हो जाता है, तब हम उस नए सवाल को फंडामेंटल सवाल कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो इस यूनिवर्स के हर एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है ऑलमोस्ट
1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये कूलम चार्ज का SI यूनिट है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे काफी। सारे के सारे प्रोटॉन इस यूनिवर्स की सब में इतना चार्ज होता है। मैं प्रिसाइज डेटा आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा कि ये जो 1.6 है इसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे डिजिट्स हैं। हमने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो डेटा वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, पर इसका जो नेचर होता है, चार्ज का नेचर, वो अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन को कंसीडर किया जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो इस मैग्नीट्यूड का सेम होने का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। और इनका जो चार्जेस का नेचर अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है ये भी हमें समझना चाहिए। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शुरुआती क्लासेस में से एक क्लास है, तो हो सकता है बहुत सारे फीचर्स, प्रॉपर्टीज ये आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। ये आगे के वीडियोज में, आगे के चैप्टर्स में जाके क्लियर होंगे। फिर भी आप जो एसेंस है इस चीज का कि दोनों का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इसका इफेक्ट क्या क्या है, या फिर सेम होने से हमें क्या क्या चीजें दिखता है, या फिर क्या क्या होता है सेम होने से, ये हमें समझना होगा। जैसे कि मान ले कि कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं यही आपसे कहूंगा कि ये आगे के चैप्टर्स में जाके क्लियर होगा। सिर्फ आप एक इसका एसेंस ले ले क्या होगा। मान ले कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अगर आप एक प्रोटॉन यहां पर पुट करते हैं, यहां पर एक प्रोटॉन है मान ले, तो इस प्रोटॉन में जो फोर्स अप्लाई होगा, मान ले ये फोर्स है F, तो वहीं पर अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी जो फोर्स अप्लाई होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा F। तो दोनों पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि इन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इनके चार्जेस का जो नेचर है ये नेचर अपोजिट है। उसी तरह से आप ये पाएंगे कि दो प्रोटॉन को अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस में रखते हैं तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, मान लें कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1, तो उतने ही डिस्टेंस पे अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, वो भी होगा F1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में मान लें कि एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया, उसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो उस पे जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, अगर उसी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता। लेकिन डिफरेंस यही होता कि प्रोटॉन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता, इलेक्ट्रॉन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। ऐसा क्यों होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों सेम होता है? वही रीजन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट होने के कारण प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
तो किसी भी तरह की फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए, इस केस में जब दो प्रोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है, तो पिछले स्टेटमेंट से आप इसका मतलब ये नहीं निकाले कि प्रोटॉन पे रेपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमें पता है लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है, फंडामेंटल बिहेवियर, जिसके कारण कि उन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एसआई यूनिट है उसे हम कूलॉम कहते हैं। इन शॉर्ट हम सी से, कैपिटल लेटर सी से इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई है एलिमेंट्री चार्ज, ये है एलिमेंट्री चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज है ये है प्लस ई, और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है ये चार्ज है नेगेटिव ई। इसे एलिमेंट्री चार्ज कहे जाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि शुरू में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है इस पर स्टडी किया जा रहा था, तो हमने ये पाया था कि जो चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, जो कि एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जाना जाता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। वही मिनिमम पॉसिबल चार्ज है इस यूनिवर्स का। ये तब की बात है, शुरुआती दौर की बात है। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया एलिमेंट्री चार्ज। लेकिन जितने स्टडीज होते गए, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उसके साथ बहुत सारे चीजें क्लियर हुए और बहुत सारे हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स पता चला। अभी फिलहाल अभी के नॉलेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज नॉट ई बट ई डिवाइडेड बाय 3। तो ई का ही 1/3 होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज, जो कि पाया जाता है क्वार्क्स पे। तो एक बार नाम पड़ गया तो वही नाम कंटिन्यू किया जा रहा है, और हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम को अब भी एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें। और हम ये देखेंगे कि जो फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से कूलम्स लॉ से डेराइव करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। आगे के चैप्टर पे चार्ज के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान पाएंगे। फिलहाल तो इन 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसे समझने के लिए कंसिडर करें कि एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई स्पेस है। यहां पर हमने कुछ चार्ज दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि हमने जो चार्ज दिया ये है 2 माइक्रोकूलम का, और उससे पहले ये जो बॉडी था ये न्यूट्रल बॉडी था, अर्थात इसमें जो नेट चार्ज था ये 0 था। अब हमने दे दिया 2 माइक्रोकूलम, तो इसमें कितना चार्ज आएगा? इसमें चार्ज आएगा 2 माइक्रोकूलम। सो नेट चार्ज इसमें होगा 2 माइक्रोकूलम। अब हमने इस पे और कुछ चार्ज दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 माइक्रोकूलम। तो इसमें पहले से था 2 माइक्रोकूलम, हमने और दिया 5 माइक्रोकूलम, तो टोटल इसमें नेट चार्ज कितना हुआ? तो इसमें अभी जो नेट चार्ज होगा ये होगा 2 और 5, तो इसमें हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम। अब हमने मान ले कुछ और चार्ज दिया इसमें, अब हमने इसमें निगेटिव नेचर का कुछ चार्ज दिया, फॉर एग्जाम्पल -3 माइक्रोकूलम। अब होगा क्या? देखिए, इस 7 माइक्रोकूलम को आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये 7 माइक्रोकूलम है, +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। आप ऐसा ऐसे मान लें।
अब ये जो -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो इसे कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना, 4 माइक्रोकूलम। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि 7 माइक्रोकूलम का चार्ज था, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, तब -3 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, तो 7 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम दैट विल बिकम 4 माइक्रोकूलम। सो 4 यूनिट का चार्ज बनेगा यहां पर। सो इसमें जो चार्ज हुआ ये 4 यूनिट का हुआ। आप अगर यहां ध्यान से देखें तो 2 माइक्रोकूलम था, फिर 5 माइक्रोकूलम, फिर -3 माइक्रोकूलम। तो इन सबको जोड़ दे देके आपको मिलेगा 4 माइक्रोकूलम। तो इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान ले एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या फिर एक स्पेस है, यहां पर कुछ चार्जेस दिए गए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले Q1 चार्ज दिया गया, फिर इसी ऑब्जेक्ट को Q2 चार्ज दिया गया, फिर Q3 चार्ज, उस तरह से हमने बहुत सारे चार्जेस दिए और हमने अंत में Qn चार्ज दिया। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि टोटल चार्ज या नेट चार्ज इस बॉडी में ये जो होगा ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इस तरह से Qn तक। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक एडिशन है, ये अलजेब्रिक एडिशन है। इस तरह का एडिशन हमें स्केलर क्वांटिटीज में दिखता है। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज अगर एक साथ रहे तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है या फिर उसका जो नेट अमाउंट होता है ये हम उसके अलजेब्रिक एडिशन से पता करते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटीज का बेसिक प्रॉपर्टी होता है और हमें पता है कि जो चार्ज होता है ये चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो एडिशन में वेक्टर रूल फॉलो करता, ये अलजेब्रिक एडिशन फॉलो कर रहा है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को बहुत सारे चार्जेस मिलके जो नेट चार्ज बनाता है, जो कि नेट चार्ज होता है उन सारे चार्जेस का अलजेब्रिक एडिशन, इसी को हम कहते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी में जाते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसे समझने के लिए मान ले एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये सिस्टम, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा इसका। सराउंडिंग्स मतलब इस सिस्टम से, आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो स्पेस है, उनके साथ इस सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स का किसी तरह से इंटरेक्शन नहीं होगा। अब मान लें कि यहां कुछ चार्ज है, तो हमने माना +2 यूनिट चार्ज है, तो चलिए यूनिट को मान लेते हैं माइक्रोकूलम। सो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरे बॉडी में +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये जो सिस्टम है अभी, इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है देखें। सो नेट चार्ज जो होगा इसमें, नेट चार्ज ये बराबर होगा 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव नेचर का। तो ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। नेचर इसका होगा पॉजिटिव। अब देखिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होगा। ये बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये इंटरैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इंटरेक्शन होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो एग्जांपल के तौर पे मान ले 1 माइक्रोकूलम चार्ज ये पहला वाला ऑब्जेक्ट इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को दे देता है। तो चूंकि ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा है तो इसका जो चार्ज है ये चार्ज 2 से घट के अब 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। और 1 माइक्रोकूलम ये वाला चार्ज चूंकि इसे मिल रहा है जिसमें कि चार्ज था 3 माइक्रोकूलम का, तो इसका जो चार्ज है ये अब बढ़ के बन जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो अब देखिए इनका नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज अब भी 5 माइक्रोकूलम है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का चार्ज जितना घट रहा है दूसरे का उतना बढ़ रहा है। तो जो टोटल है, टोटल तो उतना ही रहेगा और इंटरेक्शन इन दोनों के बीच ही होना है। ये बाहर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है।
तो चार्ज एक में जितना घटेगा दूसरे में उतना बढ़ेगा, तो टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें जो दिखता है वो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मान लें कि एक में चार्ज घटा लेकिन दूसरे का बढ़ा नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए पहले तो हम ऐसा एक सिचुएशन समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह के सिचुएशन में यह हो सकता है कि एक का चार्ज तो घट गया लेकिन दूसरे का बढ़ा नहीं। मान ले कि यहां से कुछ चार्ज जो है ये डिस्ट्रॉयड हो गया, 1 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये 4 माइक्रोकूलम इसका जो चार्ज था, अब इसका चार्ज हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। लेकिन जो चार्ज इसका घटा, क्या ये पहले वाले ऑब्जेक्ट में पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। तो टोटल चार्ज क्या कंजर्व्ड रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर चार्ज किसी स्पेस में डिस्ट्रॉयड हो या क्रिएटेड हो तो फिर नेट चार्ज जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा। लेकिन चार्ज इस तरह से क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। वैसे ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे, बहुत जगह पे सुनेंगे कि चार्ज ना तो क्रिएटेड हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, ना तो कोई चार्ज को बना सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा पाया गया है कि किसी स्पेस में, मान ले इस स्पेस में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ चार्ज अपने आप क्रिएट हो जाता है। मान ले कि प्लस क्यू चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन साथ ही साथ इस पॉइंट से अगर प्लस क्यू चार्ज क्रिएट होगा तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां से क्रिएट होगा नेगेटिव क्यू चार्ज। उसी तरह से अगर किसी पॉइंट में, किसी स्पेस में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले कि यहां पर कुछ चार्ज प्लस Q1 चार्ज ये डिस्ट्रॉयड हो गया। ये डिस्ट्रॉयड तभी हो सकता है जब ये इंटरैक्ट करे नेगेटिव उतना ही चार्ज के साथ। सो इन दोनों का इंटरैक्शन अगर हो, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के, तो एक अगर डिस्ट्रॉयड होगा तो शर्त यही है कि दूसरे को भी डिस्ट्रॉयड होना है। तो अगर नेट चार्ज की बात करें, किसी स्पेस में अगर न्यूट्रल स्पेस है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वहां से अगर इतना चार्ज क्रिएटेड होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा। कहीं अगर पॉजिटिव Q1 चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, साथ ही साथ नेगेटिव Q1 चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, तो नेट चार्ज तो उतना ही रहेगा। सो नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे चार्ज क्रिएटेड हो या डिस्ट्रॉयड हो। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज है जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम जो प्रोटॉन में जो चार्ज होता है इसे हम कहते हैं ये चार्ज है प्लस E, जबकि ये E है एलिमेंट्री चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम। तो इसे हम कह सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव E, तो ये चार्ज है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है ये होता है 0, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। अब एटम में हमें पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान ले कि ऑक्सीजन का एटम हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें जो चार्ज होता है ये होता है प्लस 8E। एक प्रोटॉन में 1E, तो 8 प्रोटॉन्स में प्लस 8E। और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जितने कि प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करें तो इसमें जो चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ये होगा नेगेटिव 8E। तो टोटल चार्ज अगर देखें इस एटम में तो टोटल चार्ज होगा 0, नेट चार्ज 0। हम इसे चार्ज कैसे कर सकते हैं? अगर मान लें
कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जांपल के तौर पे मान लें। तो अब इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है देखें, इलेक्ट्रॉन तो 7 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा -7e। ये बाहर चला गया एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है 8e, तो यहां पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया या 1e चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा +1e। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इसमें चार्ज हो गया +1e। उसी तरह से अगर मान ले हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इसके कारण अब इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ज्यादा है। सो 9e, -9e, और इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है +8e, तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा -1e। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में हम देते हैं तो उसका चार्ज जो है, नेट चार्ज, वो -1e हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने से उसमें चार्ज +1e होता है। तो इस तरह से जो एटम्स हैं वो चार्ज अप होते हैं, और उस तरह के सिचुएशन में हम उसे एटम नहीं कहते हैं बल्कि आयन कहते हैं। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे पॉजिटिव आयन, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं। सो जो फंडामेंटल चीज है वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज अप करना है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा या फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर मान ले कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे कि हम चार्ज दे रहे हैं, तो मिनिमम कितना चार्ज हम दे सकते हैं, हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा, -1e। अगर ये इससे पहले न्यूट्रल था तो अब हमने क्या किया, और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इसमें कितना चार्ज हो गया, -2e। अब हमने इसमें और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसमें कितना चार्ज हो गया, -3e। इस तरह से -4e हो सकता है, -5e हो सकता है, -6e हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसे फिर से बना दिया न्यूट्रल बॉडी। ये फिर से हो गया न्यूट्रल, इसमें अब कोई नेट चार्ज नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसमें कितना चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो +1e, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया इस सिस्टम में। अब हमने और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो इसमें चार्ज आ गया +2e। अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसमें चार्ज आ गया +3e। इस तरह से और भी चार्जेस पॉसिबल है। 0 भी पॉसिबल है अगर ये न्यूट्रल रहे ये बॉडी। तो इसी तरह से क्या आप 2.5e बना सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, नहीं। तो क्या ये 2.5e चार्ज पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पॉसिबल चार्जेस हैं वो पॉसिबल चार्जेस हैं 0, 1e, +1e, +2e, +3e, एंड सो ऑन। इसी तरह से -1e भी पॉसिबल है, -2e भी पॉसिबल है, और -3e, इस तरह से और भी चार्जेस पॉसिबल है। लेकिन इस तरह का चार्जेस पॉसिबल नहीं है, 2.5e या फिर 9.7e, ये सारे पॉसिबल नहीं है। तो हम जनरल टर्म में ये कह सकते हैं कि जो पॉसिबल चार्जेस है इस यूनिवर्स में वो इस फॉर्म में हो सकता है, n e, यहां पर e एलिमेंट्री चार्ज है, और n क्या है, n है इंटीजर्स। इंटीजर्स यहां देखिए, ये +1, +2, +3, साथ ही साथ 0, -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। सो इस जीरो को हम 0e भी कह सकते हैं। तो देखिए पॉसिबल चार्जेस किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, -3e, यहां पर हम कह सकते हैं n का वैल्यू -3 है जो कि एक इंटीजर है। -2e, यहां n का वैल्यू -2 है, -2 भी एक इंटीजर है। इस केस में n का वैल्यू -1, इस केस में n का वैल्यू 0, इस केस में 1, इस केस में 2, इस केस में 3, एंड सो ऑन। इस स्टेटमेंट को हम कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं कि ऑल द पॉसिबल चार्जेस इन
दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी पॉसिबल चार्जेस हैं सारे, वो होते हैं एलिमेंट्री चार्ज का, ये तो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। ये देखिए, ये एक मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज का, और यहां पर कैसा मल्टीपल है ये जो n है, ये जो नंबर है, ये एक इंटीजर है। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। सारे पॉसिबल चार्जेस इस यूनिवर्स के इसी फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर हमें यह स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है कि मिनिमम चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इस यूनिवर्स में, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो है E, या तो प्लस E या फिर माइनस E। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूरी तरह से सही नहीं है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज एलिमेंट्री चार्ज होता है, जबकि हम एलिमेंट्री चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो कि एक प्रोटॉन के पास होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यह पाया गया है कि क्वार्क्स में जो चार्ज होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज से, अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उससे कम चार्ज होता है। सो क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, एक तो अप क्वार्क्स होते हैं और दूसरे डाउन क्वार्क्स होते हैं। तो अप क्वार्क्स में जो चार्ज होता है ये होता है पॉजिटिव 2/3 अर्थात 2/3 ऑफ E, और डाउन क्वार्क्स में जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव 1/3 ऑफ E। तो ये स्टेटमेंट कि एलिमेंट्री चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास होता है वो इस यूनिवर्स में सबसे कम पॉसिबल चार्ज है, ये स्टेटमेंट गलत है। मिनिमम चार्ज अब तक के हमारे नॉलेज के हिसाब से ये पाया जाता है क्वार्क्स में, अप क्वार्क्स में इतना चार्ज और डाउन क्वार्क्स में इतना चार्ज। लेकिन डे टू डे लाइफ में जनरली हम जिस तरह के चार्जेस के साथ डील करते हैं वहां पर क्वार्क्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने के कारण या फिर प्रोटॉन्स के ज्यादा होने के कारण वो अपीयर करता है। तो इसीलिए सारे ऑब्जर्वेबल चार्जेस हमें कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।